हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री घटना चक्र का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे वीडियो नंबर 7। इससे पहले ऑलरेडी आधुनिक भारत का 6 वीडियो अवेलेबल है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ इससे पहले मध्यकालीन भारत का भी पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है, उसके भी सारे वीडियो अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुआ है उसका नाम क्या था। तो 1838 में हुआ था जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जमींदारी एसोसिएशन, जिसको कि हम लोग लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना तो हुई है 1838 में और यह जो थी वो पहली राजनीतिक संस्था थी जिसने जो है वो संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था और शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। तो ये किसने किया था? ये द पुणे सार्वजनिक सभा के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द पुणे सार्वजनिक सभा। पुणे सार्वजनिक सभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1870 में एमजी रनाडे तथा जीबी जोशी के द्वारा किया गया था। फिर 1875 में यह जो संस्था था वो ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1876 में। 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं वो आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन, जिसको कि भारत संघ की बोला जाता है, वो भारत संघ की स्थापना जो है वो कलकत्ता में किया था। यह जो है वो तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण था, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। एक चीज और यहाँ से याद रखिएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था। तो इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? अभी हम लोगों ने देखा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस.एन. बनर्जी। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो सबसे प्रमुख संस्था थी वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट हमारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हटाया गया था 1874 ईस्वी में। देखिए, अगर हम लोग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की हम लोग बात करते हैं तो वो द्वितीय ऐसे भारतीय थे जो कि आईसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। और फिर जब ये आईसीएस की जब परीक्षा ये उत्तीर्ण होते हैं तो इनकी जब प्रथम नियुक्ति होती है वो सिलहट में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर होती है और वहाँ पर इनसे कुछ मामूली भूल हो जाती है, उसकी वजह से 1874 में इन्हें पद से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से वो कौन है जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। तो कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए, अगर हम लोग सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में जो सम्मिलित होने की आयु थी वो 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। फिर बाद में 1859 में आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष कर दिया जाता है और फिर 1866 में इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया जाता है और फिर इसके बाद 19 वर्ष भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो वो संस्था कौन थी? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और 1866 में बिना किसी कठिनाई के भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो चुपचाप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय थे राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। बिपिन चंद्र पाल की अगर आप लोग बात करते हैं तो बिपिन चंद्र पाल ने एक ये लिखा था कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश जो है वो सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। राजा राम मोहन राय की अगर बात करते हैं तो इनको भारतीय पुण्य जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, ये सब नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा
कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था। तो बम्बई प्रेसिडेंसी संस्थापक की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और केटी तेलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता से एक चीज़ याद रखिएगा, यह जो थे वो अंग्रेजी भाषा के अखबार एक निकलता था बॉम्बे क्रॉनिकल, उसके संस्थापक थे और इन्हें 1904 में नाइट की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। नेक्स्ट हमारा निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब 1839 में लंदन में विलियम एडम के द्वारा, तो यह सुमेलित है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, यहाँ कलकत्ता लिखा हुआ है, ये गलत है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये बात कर रहा है 1870-71 की, ये लंदन में, तो ये सही है। इंडियन एसोसिएशन की अगर बात करते हैं तो 1876 में कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा, तो ये भी गलत है। तो दूसरा और चौथा जो है वो गलत है और पहला और तीसरा जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। कह रहा है कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा और फिर नीचे कह रहा है कि इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के साथ सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट से चुनिए। देखिए, बंग भाषा प्रकाशिका सभा की अगर बात करते हैं तो इसका स्थापना जो है वो 1836 में। लैंड होल्डर सोसाइटी अभी हम लोगों ने देखा कब, 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब, 1843 में। और इंडियन लीग की अगर बात कीजिएगा तो इंडियन लीग कब, 1875 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, एक साइड संगठन दिया हुआ है और दूसरे साइड उसके संस्थापक दिया हुआ है। लैंड होल्डर सोसाइटी की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो ये किसके साथ मैच करेगा, ये द्वारिकानाथ टैगोर के साथ मैच करेगा। और लैंड होल्डर सोसाइटी कब, 1838 में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो ये विलियम एडम्स के साथ मैच करेगा और कब, 1839 में। वहीं अगर इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो ये आनंद मोहन बोस के साथ मैच करेगा। और इंडियन एसोसिएशन की अगर बात कीजिएगा तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मैच करेगा और कब, 1876 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। देखिए, एक साइड दिया हुआ है इंडियन लीग। इंडियन लीग किसके साथ मैच करेगा, इंडियन लीग मैच करेगा शिशिर कुमार घोष के द्वारा, कब, 1875 में, बंगाल में। इंडियन एसोसिएशन की अगर बात करते हैं तो ये आनंद मोहन बोस के द्वारा और कब, 1876 में। वहीं अगर भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की अगर बात करते हैं तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, कब, 1919 में। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की अगर बात करते हैं तो ये सैयद अहमद खान के साथ मैच करेगा और कब, 1888 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसके द्वारा किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था, ये विलियम जोन्स के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स जो था वो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करता है। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। देखिए, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की अगर बात करते हैं तो ये किसके साथ मैच करेगा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है वो अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी, तो ये राधाकांत देव के साथ मैच करेगा। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये केटी तेलंग के साथ मैच करेगा। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की अगर बात करते हैं तो यह किसके साथ मैच करेगा, ये सैयद अमीर अली के साथ मैच करेगा। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मैच करेगा और कब, 1905 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो आइए अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा यानी एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एओ ह्यूम के द्वारा। अगर हम लोग यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो ये जो एओ ह्यूम था ये भारतीय सिविल सेवा से सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड एक ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर था। 1884 में यह सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना करता है। कौन? एओ ह्यूम, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है। फिर यह घोषणा करता है कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन जो है वो पुणे में आयोजित किया जाएगा। फिर उसके बाद कहता है कि ये जो पुणे में आयोजित होगा सम्मेलन, उसमें 3 महाप्रांतों, उस समय 3 महाप्रांत था कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इनके सभी भागों के जो शिक्षित प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। लेकिन होता क्या है कि पुणे में एक प्लेग नामक बीमारी फैल जाती है और इसके कारण फिर इसका जो स्थान है वो बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई कर दिया जाता है।
फिर भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो पहला अधिवेशन है वो 28 दिसंबर 1885 को होता है और इसी सम्मेलन में जो दादा भाई नौरोजी हैं उनके सुझाव पर इस संगठन का जो नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अभी हम लोगों ने देखा एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर थे जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करते हैं तो कब हुआ है? 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में। इसका पहला अधिवेशन जो था वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में एक स्कूल है जिसका नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, उसमें आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करते हैं तो वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था और उसके प्रथम महासचिव जो थे वो स्वयं ए.ओ. ह्यूम था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? अभी हम लोगों ने देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 72 प्रतिनिधियों ने। नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित होना था पुणे में, लेकिन प्लेग नामक बीमारी फैल जाती है और इसके कारण इसको मुंबई में आयोजित कर दिया जाता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। नेक्स्ट हमारा इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? देखिए अध्यक्षता अगर पूछता है तब डब्ल्यू.सी. बनर्जी ही किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऐसा नहीं कि ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो था वो प्रथम महासचिव था, ठीक है। अध्यक्षता जो है वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था और प्रथम में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और हुआ कहाँ था? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1825 में महासचिव कौन था? अभी हम लोगों ने देखा कि महासचिव की बात कर रहा है तो प्रथम महासचिव कौन था? स्वयं ए.ओ. ह्यूम था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ए.ओ. ह्यूम था। नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का टेन्योर कब था? 1880 से लेकर 1884 तक। लॉर्ड कैनिंग की अगर बात कीजिएगा तो इसका कब था? 1856 से लेकर 1862 तक। लॉर्ड लिटन की अगर बात कीजिएगा तो 1876 से लेकर 1880 तक। और अगर लॉर्ड डफरिन की बात कीजिएगा तो 1884 से लेकर 1888 तक। और हुआ कब था इसकी स्थापना? 1885 में। यानी आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन से एक चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने जो था वो कांग्रेस के बारे में एक व्यंग भी किया था। वो ये कहा था कि कांग्रेस का यह कहकर इसने मजाक उड़ाया था कि यह जो है वो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। नेक्स्ट हमारा निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो अभी हम लोगों ने देखा किसने? लॉर्ड डफरिन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन से एक चीज़ और याद रखिएगा, इसके समय में ही तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट हमारा लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट हमारा कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता के प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो ये लॉर्ड डफरिन नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो कौन नहीं था? देखिए दादा भाई नौरोजी थे, जस्टिस रनाडे भी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्यों नहीं थे उसका रीजन समझ लीजिए। 1876 की ये बात है जब बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इसके नेतृत्व में एक इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। फिर 1883 में इंडियन एसोसिएशन जो है वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करता है। फिर इसका जो दूसरा सम्मेलन है वो 1885 में कलकत्ता में आयोजित होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी करते हैं। और दूसरा जो इसका अध्यक्षता इंडियन एसोसिएशन का जो सम्मेलन होता रहता है वो 1885 में ही कलकत्ता में होता रहता है।
तो इसी के कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सम्मेलन से जुड़े हुए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और वो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और दादा भाई नौरोजी जो थे वो प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। ठीक है, अगर प्रथम पारसी अध्यक्ष आपसे पूछता है तो आपका आंसर जो होगा वो दादा भाई नौरोजी होगा। और यही दूसरे अधिवेशन में ही नेशनल एसोसिएशन जो है वो नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस जो था उसका राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? तो समिति का जो सभापति था वो था विलियम डिग्बी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम डिग्बी। देखिए, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। और यह जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी, और इसी समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। नेक्स्ट हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और कब इन्होंने अध्यक्षता किया था? तीसरे अधिवेशन में किए थे, और हुआ कब था? 1887 में। और कहाँ? मद्रास में हुआ था। क्लियर है? देखिए, 3-4 चीज़ें याद रखिएगा। प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो WC बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम यूरोपीय पूछेगा तो जॉर्ज यूले, प्रथम महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तब आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। ये गलत है, क्योंकि बात है 1917 की, जब 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो महिला अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट बनी थी। फिर 1925 में कानपुर में होता है एक सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता जो है वो सरोजनी नायडू की द्वारा किया जाता है, जो कि प्रथम भारतीय महिला थी। तो प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तब आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू, लेकिन प्रथम महिला पूछेगा तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। दूसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। यह भी हम लोगों ने देखा, ये बिल्कुल सही है। और कब? 1887 में मद्रास में जो तीसरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पहला गलत है और दूसरा सही है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? निर्वाचित कौन था? जॉर्ज यूले था। और ये जो है वो चौथे अधिवेशन जो कि 1888 में इलाहाबाद में होता है उसकी अध्यक्षता करता है। और इसी अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रखे थे? फिरोज शाह मेहता रखे थे, खान अब्दुल गफ्फार खान भी रखे थे, हकीम अजमल खान भी रखे थे, सर सैयद अहमद खान ने नहीं रखा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो है वो कांग्रेस के बारे में ये कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। सर सैयद अहमद की अगर बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा, 1875 में अलीगढ़ में इन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किया था, जहां पाश्चात्य विषय तथा विज्ञान और मुस्लिम धर्मशास्त्र दोनों पढ़ाए जाते थे। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो कौन नहीं चुना जा सका? बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय की अगर हम लोग बात करते हैं तो लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं, वो 1920 में कलकत्ता के एक विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगर हम लोग बात एनी बेसेंट की करते हैं तो एनी बेसेंट जो थी वो एंग्लो आयरलैंड से थी। 1907 से लेकर 1933 तक इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान रही थी। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग का गठन किया था और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। वहीं अगर हम लोग मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं तो इन्होंने 1919 और 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष पर रहे थे और 1923 में फिर ये आगे जाके स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। एक चीज़ और बाल गंगाधर तिलक से याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो लखनऊ अधिवेशन 1916 में अभिव्यक्त किए थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट हमारा, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाल बाल पाल त्रिगुट में हुए लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। और कब? 1920 में कलकत्ता के एक विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही? भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष सुचिता कृपलानी नहीं थी, अरुणा आसफ अली भी नहीं थी, विजय लक्ष्मी पंडित भी नहीं थी, एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट कब? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं।
फिर ये सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। इनसे 2 पत्रिकाओं के नाम भी याद रखिएगा, एक साप्ताहिक था कॉमन बिल और एक दैनिक था न्यू इंडिया। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना था? देखिए, कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अगर बात करते हैं तो यही अध्यक्षता जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917। वहीं अगर गया अधिवेशन 1900 की बात करते हैं तो ये जो है वो चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। इलाहाबाद अधिवेशन 1921 में इलाहाबाद में नहीं हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, इसको देख लीजिएगा एक बार, लेकिन अहमदाबाद में हुआ था 1921 में। अहमदाबाद अधिवेशन 1921 होगा, जिसका अध्यक्षता जो है वो हकीम अजमल खां के द्वारा किया गया था। और लखनऊ अधिवेशन 1916, ये तो आप लोग को याद ही होगा, अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अभी हम लोगों ने देखा कौन थी, एनी बेसेंट थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। एक चीज़ याद रखिएगा, 3 महिला जो हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। एनी बेसेंट जो है वो 1917 में कलकत्ता में करती हैं, उसके ये प्रथम महिला होती हैं। फिर 1925 में कानपुर में करती हैं सरोजनी नायडू, जो कि प्रथम भारतीय महिला होती हैं। और फिर 1933 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं नलिनी सेन गुप्ता। मतलब 8-8 वर्ष का गैप है, 1917 और 8 1925 और 8 1933। यही 3 महिलाओं के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ था। ये गलत है। प्रथम अधिवेशन जो है वो 1885 में बम्बई में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। ये बिल्कुल सही है। और कहाँ हुआ था? 1886 में हुआ था। कहाँ? कलकत्ता में। क्लियर है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। ये बिल्कुल सही है। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा किया गया है। यहाँ पूछ रहा है कौन सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला जो है वो गलत है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो यह किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। देखिए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसी अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी होती है और तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। यह जो समझौता है वो लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। एक चीज़ और याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक की बात आई है तो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में ये कहा था कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टरटराएंगे तो भारतीयों को कभी सफलता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। ये गलत है। प्रथम अगर भारतीय लिखा हुआ रहता तब सही होता, प्रथम भारतीय नहीं है तो ये गलत है, क्योंकि प्रथम जो हुई थी वो प्रथम महिला अध्यक्ष होने का जो गौरव है वो एनी बेसेंट को प्राप्त है, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर कह रहा है CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वो जेल में थे। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि CR दास की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, लेकिन 1921 में जब अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था तब CR दास को अध्यक्ष नामित किया गया था, परंतु इस दौरान वो जेल में थे। इसके कारण इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो हकीम अजमल खान को दे दी जाती है और जो CR दास हैं वो जेल से ही कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। फिर कह रहा है कि A.O. ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। कांग्रेस अध्यक्ष बने A.O. ह्यूम, तो ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही कह रहा कि अध्यक्ष बने, तो ये गलत है, क्योंकि A.O. ह्यूम की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे और महासचिव बने थे, अध्यक्ष कभी नहीं बने थे, तो ये भी गलत है। फिर कह रहा है अल्फ्रेड बेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा और चौथा जो है वो सही है, पहला और तीसरा जो है वो गलत है। नेक्स्ट है हमारा कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो यह किसके द्वारा कहा गया था? ये लाला लाजपत राय के द्वारा ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय से याद रखिएगा, लाला लाजपत राय के द्वारा ही कांग्रेस की स्थापना के संदर्भों में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिया गया था।
नेक्स्ट हमारा कि किसने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कथन था लॉर्ड कर्जन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का जो टेन्योर था वो 1899 से लेकर 1905 था। लॉर्ड कर्जन ने ही 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा भी किया था। एक चीज़ और याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन 1903 में मद्रास के गवर्नर को लिखता है कि जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। नेक्स्ट है हमारा कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था वो कौन थे? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करते हैं तो ये कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किया था और राष्ट्रीय नियोजन समिति का भी गठन इसी अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट हमारा भारत के स्वातंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह किसका सुझाव था? यह महात्मा गांधी का सुझाव था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से याद रखिएगा, महात्मा गांधी मात्र एक बार अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस का, जो है बेलगांव अधिवेशन 1924। नेक्स्ट है हमारा कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? देखिए, कांग्रेस का संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी जो थे वो बाल गंगाधर तिलक और सीआरसी दास का सहयोग चाहते थे, लेकिन इन लोगों उपलब्ध नहीं थे। इसलिए इनके जो शीर्ष नेताओं के जगह पर उनके जो सहयोगी थे एनसी केलकर और आईबी सेन को कांग्रेस संविधान के लिखने के लिए महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनसी केलकर और आईबी सेन। तो 2 और 4 जो होगा वो सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? और ये जो कांग्रेस अधिवेशन 1919 जो अमृतसर में हुआ था, ये अमृतसर में 1919 का अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वो पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो लॉर्ड बिलिंगटन भाग लिया था। कब? 1915 के बंबई अधिवेशन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और 1915 का जो बंबई अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता जो है वो सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के द्वारा किया गया था। लॉर्ड बिलिंगटन की अगर बात करते हैं तो 1915 में जब ये कांग्रेस सम्मेलन में सम्मिलित होता है उस समय यह गवर्नर जनरल नहीं था, यह भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में अगर लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल देखिएगा तब 1931 से लेकर 1936 तक था। नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था नागपुर अधिवेशन 1920 की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता तो अंकाचरण मजुमदार के द्वारा किया गया है। गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता जो है वो देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया है। तो नागपुर अधिवेशन 1920 जो है वो राघवाचार्य के द्वारा किया गया था और इसी अधिवेशन में कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था और असहयोग आंदोलन की पुष्टि भी है जो भी इसी अधिवेशन में हुई थी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था? तो यह किसमें किया था? यह 1920 के नागपुर अधिवेशन में ही। तो इसके क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 के नागपुर अधिवेशन। और 1920 के नागपुर अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग करता है कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन जो है वो भाषाई आधार पर किया गया था। ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है वर्ष 1948 में कांग्रेस ने ही भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार किया था। ये भी बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के बाद जब 1948 में भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग की जाती है तो कांग्रेस ही है जो ठुकरा देता है। नेक्स्ट है हमारा कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो वो चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ 1932 में स्थापना किया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट हमारा नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके अपना उत्तर दीजिए। देखिए पहला दिया हुआ है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सिर्फ एक ही बार किए हैं, 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता।
जवाहरलाल नेहरू की अगर आप बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो 1929 में लाहौर में, 1936 में लखनऊ में और 1937 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। वहीं वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करते हैं तो वल्लभ भाई पटेल जो है वो 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और श्रीमती सरोजनी नायडू की अगर बात करते हैं तो ये 1925 में कानपुर में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनती हैं। तो अब आप इसको बड़े आराम से अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन जो है वो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलगांव कर्नाटक। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड अध्यक्ष दिए हुए हैं, दूसरे साइड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान दिए हुए हैं। अबुल कलाम आज़ाद की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये रामगढ़ 1940 में मिलेगा, जबकि ये फिर 1946 तक लगातार रह जाते हैं। सरोजनी नायडू की अगर बात कीजिएगा तो ये कानपुर 1925, मोतीलाल नेहरू की अगर बात कीजिएगा तो अमृतसर 1919 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कीजिएगा तो बम्बई 1934। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो ये लखनऊ में बताया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। और कब? 1936 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है उसमें इन्होंने कहा था कि मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता हूँ जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो देखिए हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अबुल कलाम आज़ाद की अगर बात करते हैं तो अबुल कलाम आज़ाद को 1940 से लेकर 1945 तक ये अध्यक्षता करते हैं। जेबी कृपलानी की अगर बात करते हैं तो ये 1946 में मेरठ में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं। और राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करते हैं तो ये 1934 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो ये अबुल कलाम आज़ाद ही थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद। और ये अबुल कलाम आज़ाद जो है वो 1940 से लेकर 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, जो कि आज़ादी से पहले यह सबसे लंबा कार्यकाल था। नेक्स्ट हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड कांग्रेस अध्यक्ष है, दूसरे साइड अधिवेशन का स्थान दिया हुआ है। डॉक्टर एम ए अंसारी, ये मद्रास के 1927 के अधिवेशन। पुरुषोत्तम दास टंडन की अगर आप लोग बात करते हैं तो पुरुषोत्तम दास टंडन जो नासिक अधिवेशन कब? 1950। सरोजनी नायडू की अगर बात करते हैं तो ये कानपुर अधिवेशन 1925। और सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करते हैं तो ये हरिपुरा अधिवेशन 1938। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो लगातार 6 वर्षों तक अभी हम लोगों ने देखा कौन था? अबुल कलाम आज़ाद। देखिए यह जो था वो आज़ादी से पहले सबसे लंबा कार्यकाल था। आज़ादी के बाद तो लंबा कार्यकाल अभी तक मेरे हिसाब से सोनिया गांधी ही होंगी। पहले इंदिरा गांधी रहती हैं, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी का ही सबसे लंबा कार्यकाल अभी तक होगा। नेक्स्ट हमारा जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, क्योंकि जेबी कृपलानी जो है वो 1946 में मेरठ में अध्यक्ष चुने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो जन मन गण जो है वो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन होता है उसमें गाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। और इसकी अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा किया जाता है। फिर आप लोगों को एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो वंदे मातरम सबसे पहले 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो अमृतसर अधिवेशन 1919 में सबसे लास्ट बार भाग लिए थे, जिसकी अध्यक्षता जो है वो पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। देखिए अगर आप बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, तो जो मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार होता है उसके तहत जो होने वाली विधायिका के चुनाव है उसकी बहिष्कार करने की जो महात्मा गांधी की नीति था उसको विरोध करते हैं। फिर तिलक जो है वो उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाने की सलाह देते हैं। और फिर 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हो जाता है। तो ये तिलक का लास्ट अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल। इससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन
अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? कह रहा 1898 के इटली अबसीनिया युद्ध ने। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसमें इटली का औपनिवेशिक शक्ति जो है वो पराजित हुई थी, तो ये प्रभावित किया था। चीन के बॉक्सर आंदोलन ये जो है वो चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाया गया था, तो ये बिल्कुल किया था। आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, तो ये भी किया था। रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित किया था तो 1905 में जब जापान की रूस पर विजय हो जाती है, यही इसी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 और 4 चारों। नेक्स्ट हमारा कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की जो पद्धति थी वो कौन थी? कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन, मतलब राजम बौद्ध आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें होता क्या था कि प्रशासन में भागीदारियों जो होना चाहिए वो भारतीयों की होनी चाहिए, इसकी मांग की गई थी, और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करते हैं तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में इसका घोषणा किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन का जो विचार है वो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट हमारा अधिकतम नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतम नरमपंथी, देखिए नरमपंथी नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, व्योमेश बनर्जी हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए। ये सब जो थे वो कौन थे? ये सब नरमपंथी नेता थे, और इन सबों का जो संबंध था वो शहरी क्षेत्रों से था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी क्षेत्रों से। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दादा भाई नौरोजी की अगर बात करते हैं तो इन्होंने भारत के लिए जो स्वशासन या स्वराज की जो मांग है वो 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। फिर 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अपने सदस्य से भी स्वशासन की बात कही थी। फिर 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग इन्होंने रखी थी। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन जो है वो उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी कौन नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो उग्रपंथी नहीं, उदारवादी खेमे से संबंधित थे, और इन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का जो पुनरुद्धार है वो उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो यह किसके द्वारा लगाया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने यही कहा था कि हमारा उद्देश्य जो है वो आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। एक चीज़ और याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में कि बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो बेगिंग इंस्टीट्यूट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी के प्रभावधीन आया। तो गर्मपंथी प्रभावधीन कब आया? 1906 के बाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 के बाद। देखिए गर्म दल के जो प्रमुख नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब मिलकर थे। और इन लोग थे, इन्होंने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया था। और तिलक ने नारा भी दिया था कि स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा नेता जो है वो कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? यहाँ पूछ रहा गरम दल से संबंधित था। तो देखिए गरम दल के 4 स्तंभ थे, कौन कौन? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक उग्रवादी था? उग्रवादी कौन था? बिपिन चंद्र पाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है हमारा शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर था? तो शेरे पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, और इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? अपना राजनीतिक गुरु लाला लाजपत राय जो है वो इटली के क्रांतिकारी, जिसको इटली के राष्ट्रपिता मैजेनी कहा जाता है, इन्हीं के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। और बाद में उन्होंने मैजेनी की जो एक रचना है
ड्यूटीज ऑफ ए मैन, उसका उर्दू में अनुवाद भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, उन्होंने मैचनी, गॉरबॉल्डी, शिवाजी तथा कृष्णा की जीवनी लिखी। वो अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वो केंद्रीय सभा के सदस्य के रूप में भी निर्वाचित हुए। वो कौन थे? तो वो ये बात कर रहे हैं लाला लाजपत राय का ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन जो था वो मध्य मार्गी नहीं था? तो वो कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो मध्य मार्गी नहीं थे बल्कि उग्र नीतियों के समर्थक थे। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित नेताओं में से कौन जो एक था वो स्वदेशी का समर्थक था? स्वदेशी के समर्थक कौन थे? अरविंद घोष। देखिए, जो बंगाल के विभाजन हुआ था उसके विरोध में चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन, उसके प्रमुख नेता ही अरविंद घोष थे। इस आंदोलन के जो और भी प्रमुख नेता थे वो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और कौन? अरविंद घोष। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय ये अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लोकमान्य तिलक को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक। देखिए, तिलक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सेवा और बलिदान में विश्वास रखते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस भी था। और यही प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस जो है वो सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई थी। और एक नाम आप लोगों को याद होगा, सर वैलेंटाइन सिरोल। उन्होंने ही भारत में इन्हें अशांति का जन्मदाता कहते हैं। फिर जो बाल गंगाधर तिलक रहते हैं वो सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड भी जाते हैं, लेकिन वो केस जो है वो हार जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ये किसके द्वारा कहा गया था? ये मैक्स मुलर के द्वारा कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मुलर के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे कब? जब वो देखिए, हुआ क्या था कि ब्रिटिश सरकार जो है वो बाल गंगाधर तिलक को पुणे के एक असिस्टेंट कलेक्टर था रैंड, उसकी हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया था। फिर तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह का कठोर सज़ा दे दिया गया। फिर वो जेल गए और जब वो जेल से बाहर आए तो वो एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। नेक्स्ट हमारा, 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक को ही दिया गया था। हुआ गया था कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और 6 वर्ष में की इनको सजा दे दी गई थी और मांडले जेल जो कि बर्मा में है वहाँ भेज दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो कितने दिनों की? 6 वर्ष की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? तो यह निरूपित करता है कि संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट हमारा, भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अल्पाने की नीति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि 2 कथन, एक कथन और एक कारण दिया हुआ है। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकवादी थे, तो ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि तिलक जो थे वो सांप्रदायिकवादी नहीं थे। वो प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया था और इस दृष्टि से वो महात्मा गांधी के अग्रगामी भी थे। फिर कह रहा उन्होंने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ ए गलत है और आर सही है। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव, गणपति पर्व ये सब भी आरंभ किया था ताकि जनता में जो है वो राष्ट्र सेवा की भावना जागे और इस प्रकार उन्होंने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में भी प्रयोग किया था। नेक्स्ट है हमारा कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था, तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो किसने उठाई थी? शौकत अली ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शौकत अली। देखिए, बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु है वो 1 अगस्त 1920 को हो जाती है। फिर उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुई के द्वारा उठाया जाता है और मौलाना हसरत मोहानी जो है वो उस समय शोक गीत पढ़ते हैं।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।